नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मुकेश मौर्य आप सभी का मौर्य पब्लिकेशन में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, पिछले कुछ दिनों मैंने आपसे अग्निकर्म के बारे में पूछा था, तो आप सभी लोगों ने बहुत सारे अपने मन में जो भी आपके मन में सवाल था आप लोगों ने पूछा। कुछ लोगों ने इंस्टाग्राम पे पूछा, कुछ लोगों ने फेसबुक पे पूछा, कुछ लोगों ने टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे पूछा। तो आज आपको सभी सवालों का जवाब मिलने वाला है। आपके जो भी सवाल थे उस सब सवाल को हम लोग ने एक फ्रेमवर्क तैयार किया। उस फ्रेमवर्क में हम लोग ने देखा कि क्या क्या इसमें से अच्छे सवाल हैं, जो भी हमको लगा कि इसके ऊपर बात करना चाहिए, वो सब सवाल का जवाब आज आपको मिलेगा। फ्रेंड्स, अभी मैं जब भी बहुत सारे स्टूडेंट से इंटरेक्ट करता हूँ, चाहे हमारे जो बाकी के प्रोफेसर्स हैं, जब वो बहुत सारे स्टूडेंट से इंटरेक्ट करते हैं, तो सबसे जब स्टूडेंट से इंटरेक्ट करते हैं, हमारा जब बातचीत होता है, तो हमारे पास एक बहुत कॉमन सवाल आया कि बीएमएस करने के बाद, बीएचएमएस करने के बाद हम लोग करेंगे क्या? क्या हम लोग किसी के अंडर जाके जॉब करेंगे, या फिर हमारा जो लाइफ है केवल एज ए आरएमओसिप ही जाने वाला है, या फिर हम लोग 30,000, 40,000, 50,000 इतने सैलरी तक ही कमा सकते हैं? तो ऐसा बहुत सारा सवाल उनके मन में होता है और वो लोग सोचते हैं कि हम लोग आगे करेंगे क्या। तो मैं आपको बता दूं, ऐसे बहुत से फेमस डॉक्टर हैं, ऐसे बहुत से प्रसिद्ध डॉक्टर हैं जिन्होंने बीएमएस करके, बीएचएमएस करके भी बहुत अच्छा काम किया है। बहुत सारे ऐसे वैद्य हैं जिन्होंने बीएमएस करने के बाद बहुत बड़ा अपना प्रैक्टिस सेटअप किया है। तो आज हम लोग सब उनके बारे में बात करेंगे, उनसे बात करेंगे। जब उनसे हम लोग बात करेंगे तो आपको एक रफ आइडिया आएगा कि आपको अपना जर्नी कैसे स्टार्ट करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया है, पूरे जो टॉप के जितने भी वैद्य हैं सबसे हम लोगों ने बातचीत किया, चाहे मॉडर्न के हो, एलोपैथी के हो, या फिर आयुर्वेदिक हो, चाहे होम्योपैथी हो, सबसे हम लोगों ने बात किया है। अब हमारा एक शो स्टार्ट होने वाला है, हमारा जो खुद का यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर, जिसका नाम है द प्रैक्टिकल टॉक, जिसमें हम लोग जो भी टॉप के वैद्य हैं, जो फेमस वैद्य हैं, उनसे हम लोग इंटरेक्ट करेंगे। हमारा कुछ सवाल होगा, कुछ आपका सवाल होगा, जो उनसे पूछा जाएगा, जिससे आपको एक रफ आइडिया आएगा कि आप लोग अपने प्रैक्टिस को कितने अच्छे से कर सकते हो। हम लोगों ने ये सीरीज का नाम रखा है द प्रैक्टिकल टॉक, जहां पे प्रैक्टिस से रिलेटेड सारी बातें होंगी। ये सारी बातें आपको कैसे आपको प्रैक्टिस करना है, आपके प्रैक्टिस में क्या क्या डिफिकल्टीज आ सकता है, पेशेंट कैसे आपके पास आएंगे, ये सारी बात हम लोग इसमें देखने वाले हैं। आपको किस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना है, ये सारी बात हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आज हम लोग जिनको बुलाने वाले हैं उनका नाम है वैद्य उदय तलहार सर। आज हम लोग वैद्य उदय तलहार सर का इंटरव्यू लेंगे, जिसमें हम लोग पूरा अग्निकर्म के बारे में देखेंगे। तो वैद्य उदय तलहार सर का मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। वैसे आप सभी लोग इनको जानते हो, फिर भी मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको देता हूँ। वैद्य उदय तलहार सर का जो बीएमएस है वो पुणे यूनिवर्सिटी से बीएमएस करने के बाद इन्होंने जलगांव में अपना प्रैक्टिस स्टार्ट किया। जलगांव में जब इन्होंने अपना प्रैक्टिस स्टार्ट किया तो वहां पे इनको भी बहुत सारे डिफिकल्टीज आए। इन्होंने सारे डिफिकल्टीज को फेस किया। ये सब हम लोग इनका इंटरव्यू में देखेंगे भी कि क्या क्या डिफिकल्टीज आया, कैसे इन्होंने उस सबको टैकल किया। डिफिकल्टीज को टैकल करने के बाद इन्होंने अपना एक स्किल डेवलप किया, अग्निकर्म। और अग्निकर्म के ऊपर इन्होंने लगभग 35 साल प्रैक्टिस किया है। 35 साल प्रैक्टिस करने के बाद इनको बहुत सारे नए नए आइडिया आए, बहुत सारा, और उसमें उन्होंने स्किल डेवलप किया। अग्निकर्म में जो सलाह का यूज होता है उसका मैन्युफैक्चर भी उदय तलहर सर करते हैं। उसके साथ में इन्होंने अपना एक किताब लिखा है जिसका नाम है वरुणोदय संग्रह, जिसमें इन्होंने अग्निकर्म के बारे में बताया है। इनको बहुत सारे पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। नेशनल बेस्ट आयुर्वेद प्रैक्टिशनर के पुरस्कार से इनको नवाजा गया है। सुश्रुत रत्न पुरस्कार से भी इनको नवाजा गया है। फिर बेस्ट रिसोर्स पर्सन के अवार्ड से भी इनको नवाजा गया है। और ऐसे बहुत सारे पुरस्कार हैं जिनसे इनको नवाजा गया है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। नमस्कार सर। प्रणम्य जगत्पत्ति स्थिति संहार कारण स्वर्गापवर्ग द्वारोत्तर शरणम शिवम। ओके सर, हम लोग अभी एक प्रैक्टिकल अप्रोच स्टार्ट कर रहे हैं अग्निकर्म को लेके। तो सबसे पहले सर मेरा क्वेश्चन है कि अग्निकर्म मतलब हम लोग क्या समझ सकते हैं, अग्निकर्म क्या होता है? आपके हिसाब से आप कैसे डिफाइन करोगे? देखिए, सबका अलग अलग अपनी अपनी सोच है। डल्लन ने बोला है, अग्नि ना कृत्वा यत् कर्म अग्निकर्म। अग्नि की मदद से जो कर्म किया जाता है उसको अग्निकर्म बोलते हैं। लेकिन मेरा कहना यह है कि जो भी कुछ जो उपकरण बोले हैं, जो यंत्र, जैसे मैं शला का यूज करता हूं, तो yes. उस शलाका से वो अग्नि उस जगह पे लेके जाना है। शलाका उसका माध्यम है। जो मैं अग्निकर्म करता हूँ शलाका से ही करता हूँ, दूसरे से नहीं। तो उसको ही अग्निकर्म बोलेंगे। ऐसा मेरा सोच है, ऐसी सोच है मेरी। क्योंकि कहीं कहीं हमको वाग्भट में या सुश्रुत या चरक में भी बोला है कहीं कहीं जगह कि दाग देना है, दग्ध करना है।
तो दग्ध इस अग्निकर्म के अध्याय में जो दग्ध बोला है, मुझे उससे कुछ रिलेशन नहीं लगता है। मैं उसे ही अग्निकर्म में उसे ही बोलता हूं कि जहां अपने एक माध्यम से अग्नि को उस जगह पे लेके जाना है जहां हमको चिकित्सा करना है, ओके सर। उसको अग्निकर्म बोलूंगा। सर हम लोग ने ये भी देखा है कि अभी बहुत जगह पे क्या करते हैं कि जो रॉड यूज करते हैं, रॉड यूज करके जैसे अभी जो सलाका है उसको यूज करते हैं और एक साइड से हीट करते हैं कैंडल से। तो उसमें कैसे कि कंडक्शन मेथड से हम लोग जो देते हैं तो उसको हम लोग अग्निकर्म बोलेंगे या फिर स्वेदन कर्म बोलेंगे? ये थोड़ा सा डिबेट का सब्जेक्ट है, लेकिन मैं मेरी सोच ये बोलता हूं कि अग्निकर्म किसे कहते हैं। तो अग्निकर्म ओ दग्ध कौन सा, जो अपने अग्निकर्म के अध्याय में सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान के अध्याय में बताया है, वो हिसाब से मैं डेफिनेशन बोलता हूं उसको। फिर इस वजह से मैं उसको अग्निकर्म नहीं कहता हूं, क्योंकि अग्निकर्म अध्याय में बोला है कि अग्निकर्म की शुरुआत, अग्निकर्म की चिकित्सा की शुरुआत जो सम्यक दग्ध है वो कहां से होता है। तो तत्र शब्द प्रादुर्भाव, शब्द की उत्पत्ति होती है। जहां चट आवाज आता है, चट आवाज आता है, वहां से ही अग्निकर्म शुरू होता है। ये मेरा कहना है। इसलिए थोड़ा सा मैं ग्रंथ के हिसाब से सोच के बोलता हूं कि नहीं, वो कंडक्शन मेथड से अग्निकर्म नहीं होता है, मैं उसको अग्निकर्म नहीं कहता हूं, ओके सर, क्योंकि मतलब उसमें चट आवाज नहीं है। अग्निकर्म के लिए एक चट आवाज आना एकदम कंपलसरी है मतलब वहां पे? टाट चट से ही है, 100%। क्या है फिर कोई कुछ फॉरेन के लोग आके अपने को बताएंगे कि इसको अग्निकर्म नहीं कहते हैं। क्लासिकल जो है, शास्त्रोक्त जो है, वो 100% तत्र शब्द प्रादुर्भाव दुर्गंधता त्वक संकोच त्वक दग्धे मीन्स, जब ये होता है, ये लक्षण आते हैं ना, तभी वह अग्निकर्म है जो अग्निकर्म अध्याय में अपेक्षित। ओके सर। फिर हम लोग सर दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा ऐसा सवाल है कि सर अग्निकर्म के लिए हम लोग कौन कौन सा उपकरण यूज कर सकते हैं, मतलब इंस्ट्रूमेंट कौन सा हम लोग यूज कर सकते हैं? देखो, श्लोक है, तद्यथा पिपल्या जा शकृत गोदंत शरशलाका जांबोष्ट इतर लोहा क्षोद्र गुण स्नेहा। मैं स्पष्ट, मेरे बुक में भी लिखा हुआ है कि इस श्लोक का मतलब ही यही होता है, इस श्लोक का मतलब ही यही होता है कि आप अग्निकर्म किससे भी कर सकते हैं, किससे भी। रूल क्या है, तत्र शब्द प्रादुर्भाव, जहां से चट आवाज आती है वो वह अग्निकर्म। फिर आप इलेक्ट्रिक कॉटरी मशीन से अग्निकर्म करो या किससे भी करो, चट आवाज आना जरूरी है, जो अग्निकर्म अध्याय में है। इसलिए अभी तद्यथा पिपल्या जा शकृत गोदंत, पिपली, तो पिपली सबने देखा है मेरे ख्याल से, ये इतनी इतनी ऐसी होती है। इसके जैसी कोई लकड़ी लो या सूंठ लो, कुछ भी, उससे भी हम अग्निकर्म कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अग्निकर्म इससे ही करना है उससे ही करना है। उस श्लोक का मतलब ही यही है, उसकी उस श्लोक की व्याप्ति जो है, वो व्याप्ति ही बहुत बड़ी है, व्याप्ति बहुत बड़ी है। इसलिए मैं तो ये भी यहां तक ये भी बोलता हूँ कि ये शलाका श्रेष्ठ है, वह शलाका श्रेष्ठ है, ऐसा कुछ नहीं है। शलाका शलाका होती है, या जो भी है, कोई भी उपकरण से अग्निकर्म इस दिनों में, इस आधुनिक युग में हम अग्निकर्म कोई भी चीज से कर सकते हैं। सिर्फ रूल क्या है, तत्र शब्द प्रादुर्भाव दुर्गंधता त्वक संकोच त्वक दग्धे कपोत वर्णता अल्प श्वैथु वेदना शुष्क संकोचित व्रणता च मौत दग्धे। यही रूल फॉलो करना है। मैंने इसके से दूसरा रूल फॉलो किया ही नहीं है। यानी कुछ मॉडर्न के इससे देखेंगे 1 mm जाना है, 2 mm, ऐसा 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 कहीं पे भी नहीं है, ऐसा कहीं पे भी नहीं है। इसलिए मैंने भी जो बुक लिखा है उसमें भी लिखा है, यत सर्व कर्म में अग्निकर्म श्रेष्ठम उच्यते तथा च यत उपकरणम स्यात् तत् स्वपेक्षा अग्निदग्धता अपि स्वीकुर्वन्ति। मीन्स हम अग्निकर्म कोई भी इंस्ट्रूमेंट से कर सकते हैं। ये सुश्रुत संहिता में जो रूल बोला है, तत्र शब्द प्रादुर्भाव, उसके अधीन रहेगी। ओके सर। तो अभी हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि अभी ऐसा बोला जाता है कि अग्निकर्म करने का कौन सा राइट टाइम क्या है?
आपके हिसाब से राइट टाइम क्या है? कैसा है, तत्र अग्निकर्म सर्व ऋतुषु कुर्यात् अन्यत्र शरद ग्रीष्माभ्याम तत्र अपि अत्येके अग्निकर्म साध्ये व्याधु तत्प्रतिगम विधिम कृत्वा। मीन्स अग्निकर्म ग्रीष्म और शरद ऋतु छोड़ के कोई भी ऋतु में अग्निकर्म ब्लाइंडली करना है। अभी ब्लाइंडली मीन्स करना ही है, तो किसको करना है अग्निकर्म? तो जिसको अग्निकर्म करने की जरूरत है उसको। कोई भी व्याधि में अग्निकर्म नहीं बोला है। जहां वात और कफ दोष का आधिक्य है वहीं अग्निकर्म करना है। जहां पित्त दोष का आधिक्य है वहां अग्निकर्म नहीं करना है। फिर पित्त दोष आधिक्य है वहां अग्निकर्म नहीं, क्यों? क्योंकि उष्ण गुण इसका भी है अग्निकर्म का, और पित्त का भी उष्ण गुण, इसलिए ग्रीष्म और शरद इस ऋतु में भी अग्निकर्म नहीं बोला है, क्योंकि नेचुरली सब उष्णता बढ़ी हुई रहती है। लेकिन ग्रंथकार क्या बोलते हैं, तत्र अपि अत्येके में अत्येक अवस्था है, अभी अग्निकर्मों के सिवाय इलाज ही नहीं है, तो आपको 100% अग्निकर्म करना है। तो नाउ डेज हम कोई भी ऋतु में अग्निकर्म कर सकते हैं, क्योंकि अपने पास अभी संसाधन की बहुत उपलब्धता बहुत है। जैसे एसी है, कुछ और कूलर, एयर कूलर्स है, बहुत बहुत कुछ सिस्टम्स है कि जिससे हम कोई भी ऋतु में अग्निकर्म कर सकते हैं। इसलिए मैं सबको बोलता हूँ कि संसाधन उपलब्ध सर्व ऋतुषु अग्निकर्म विधेयम। अभी हम सभी ऋतु में अग्निकर्म कर सकते हैं, लेकिन ग्रंथकार ने ग्रीष्म और शरद उस टाइम के लिए बोला है, ऐसी मेरी सोच है। और उन्होंने भी स्पष्ट ऐसा बोला नहीं है कि आप ग्रीष्म ऋतु और शरद ऋतु में अग्निकर्म मत करो, ऐसा नहीं बोला है। अत्येक अवस्था में भी करने को बोला है। तो इस आधुनिक युग में हम कोई भी ऋतु में अग्निकर्म कर सकते हैं, ये मेरी सोच है। ओके सर, मतलब आप ये अपने एक्सपीरियंस से भी आप जैसे बता रहे हैं कि अगर हम लोग ग्रीष्म ऋतु में अगर करते हैं तो ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है क्या, अगर हम लोग करते हैं अगर किसी पेशेंट में? तो कॉम्प्लिकेशंस की बात जो है, हम आयुर्वेद शास्त्रकारों का, जब मैं पीएचडी कर रहा था, सोच रहा था करने की, तो उसके लिए कुछ लीगल बातें देख रहा था, तो अपने आयुर्वेद में गलती को माफी नहीं है। तो कोई भी व्याधि में अग्निकर्म करने में, फिर तुम शरद ऋतु में करो, ग्रीष्म ऋतु में करो या हेमंत ऋतु में करो, अगर गलत करते हैं तो व्यापद होना ही है। लेकिन स्टेप बरोबर होना चाहिए। लेकिन शरद और ग्रीष्म ऋतु में थोड़ा सा एक्स्ट्रा पूर्व कर्म में थोड़ा सा तैयार रहना रहता है कि जैसे आइस पैक रखो, या एसी वगैरह, एयर कूलर, फैन, या सौराष्ट्र क्या फिट कवरी वगैरह, ऐसे कुछ कुछ तैयार रखना पड़ता है। कुछ स्वीट तैयार रखना पड़ता है, जैसे मिश्री बोलो, या तो आप चॉकलेट भी रख सकते हैं, बिस्किट भी रख सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके सर, मतलब जैसे अभी पुराने काल में एसी वगैरह नहीं था, तो उस टाइम पे वैसा बोला गया था कि ग्रीष्म ऋतु में नहीं कर सकते हैं। अगर अभी नहीं, आप वापस एक बार मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार अच्छे से ग्रंथ पढ़ो। वहां ग्रीष्म और शरद ऋतु में यानी जरूरत नहीं तो मत करो, ऐसा बोला है। क्यों? क्योंकि ये जो है थोड़ा सा कष्टदायक चिकित्सा है, क्लेशदायक चिकित्सा है। अग्निकर्म थोड़ी क्लेशदायक चिकित्सा है, इसलिए पहले ही ग्रीष्म ऋतु और शरद ऋतु में रुग्ण त्रस्त रहता है। इस वजह से उन्होंने बोला है कि इसमें जरूरत नहीं है तब मत करो, लेकिन जरूरत है अत्यधिक अवस्था में 100% करने को बोला। इसलिए हम ऐसा बोल नहीं सकते कि शास्त्रकार ने तब बोला है कि ग्रीष्म और शरद में मत करो, ऐसा नहीं है। कब करना है? अत्यधिक अवस्था में। अगर जरूरत नहीं तो क्यों? क्योंकि ये क्लेशदायक है, पहले ही उसको तकलीफ रहती है एनवायरमेंट की वजह से, इस वजह से। ओके सर, फिर हम लोग अभी अपना अगला सवाल देखते हैं सर। अग्निकर्म किन व्याधियों में करना चाहिए, मतलब कौन कौन से डिजीज हम लोग इसको कर सकते हैं? देखिए मैंने आपको इसके पहले इसका जवाब दिया था कि वात और कफ ये दोष, हाँ, और मैंने वात, कफ और रस, रक्त, मांस, मेद और अस्थि तक इतना ज्यादा वर्क नहीं, लेकिन मेद तक काम किया हुआ है ना। तो दोष की अवस्था से देखे जाएंगे तो वात और कफ का आधिक्य जहां है वहीं करना है, और धातु का मैंने तुमको मेद तक बोला है, मैंने वहां तक अग्निकर्म किया है।
रही आपने क्या सवाल पूछा वापस? कौन कौन से प्लेस पे हम लोग कर सकते हैं, मतलब ऐसा कौन सा हाँ प्लेस है? हाँ देखिए देखिए ऐसा है कि जैसे अभी कोई कोई मुझे रुग्ण अपने वैद्य पूछते हैं कि सर नेत्र में करना है, नेत्र में नहीं, नेत्र के ऊपर जो है जहां जहां बोला है यहाँ अग्निकर्म कहाँ करना है, तो वो तत्र शिर रोगादि मंथयो भूर ललाट शंख प्रदेशु दहेत, शंख प्रदेशु दहेत, शिरो रोग बोला है, भुवई बोला है, यहाँ पे अग्निकर्म करना है। वर्तम रोगेशु, वर्तम पे वर्तम रोगेशु आर्द्र ललाटम प्रतिच्छन्ना में थोड़ा सा गिल्ला कपड़ा या कुमारी घर, कुछ भी आप विपरीत चिकित्सा में कुछ भी कर सकते हैं, विपरीत विपरीत सुविधा करके अग्निकर्म वर्तमान में भी कर सकते हैं। तो जैसे बोला त्वंग मास सिरा स्नायु संदेश की स्थिति अत्योग्र रुचि, मीन्स इतनी जगह पे जहां पे भी अत्योग्र रुजा होती है वहां अग्निकर्म आपको करना है। अत्योग्र रुचि वायु उर्चित कठिन सुप्तता, वायु उर्चित कठिन सुप्तता, मांसे व्रणे ग्रंथे अर्षे अर्बुद चर्म कील तिलकांत्र संधि शिरा छेदनादिशु नाड़ी शोणित अति प्रवृत्तिशु अग्निकर्म कुर्यात, यानी इतने व्याधि बोला है। सिर्फ ये व्याधि जिसमें वात और कफ का आधिक्य है, अवस्था देखे ही हमको अग्निकर्म करना है। नाड़ी शोणित अति प्रवृत्तिशु में कितना भी ब्लीडिंग हो, अति प्रवृत्तिशु में सप्तमी बहुवचन बताया है तो अधिकार बताती है, तो कोई भी कितना भी ब्लीडिंग हो रहा है वहां हमको अग्निकर्म करना है। कोई अभी ये दिनों में क्वाट्री 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 गलत गलत है ऐसा नहीं है, लेकिन अग्निकर्म बोलना ही अच्छा है, ऐसी मेरी सोच है। ओके सर। सर एक चीज और पूछना था, जैसे जो अग्निकर्म है और कॉटरी है, ये दोनों में डिफरेंस क्या बोल सकते हैं? मतलब ये कॉटरी एक इलेक्ट्रिक पार्ट से हम लोग जैसे दे रहे हैं इलेक्ट्रिक के मेथड से, और ये देखिए देखिए क्वाट्री में भी शलाका है, एक्चुअली शलाका है, और Yes. मेरा कहना भी वही है कि सर्व ओके सर। सर अभी जैसे अभी आपने प्रैक्टिस में देखा होगा, अगर हम लोग बोले कि ये चीज अग्निकर्म हो चुका है, यानी कि सम्यक दग्ध के लक्षण हम लोग कैसे पहचान सकते हैं? जैसे अभी जैसे जो ग्रंथ में जो बताया गया है सम्यक दग्ध के लक्षण, अगर एक स्टूडेंट मतलब अगर वो देखना चाहेगा तो कैसे पहचान सकते हैं कि ये सम्यक दग्ध है? देखो देखो तत्र शब्द प्रादुर्भाव दुर्गंधता त्वक संकोच, शब्द प्रादुर्भाव मीन्स वहां पे तुमको चट आवाज आना बहुत बहुत जरूरी है। जैसे ही चट आवाज आती है समझ लेना है कि हमने तो त्वगत अग्निकर्म किया है, ये एक बात है। नहीं नहीं, ये देखो चट आवाज है ना, ये त्वक संकोच है ना, एक मिनिट हाँ झाला
झालं. हात काढा, बोट काढा, बोटाला लागून देईल तुम्हाला चटका. ये देखो, ये चट आवाज, ये चट आवाज. फाउल स्मेल आता है, मांस जलने की बदबू आती है, वो उसको बोलते हैं दुर्गंधता. त्वक संकोच, वहां संकोचता दिखती है, वो देख के आपको प्रैक्टिकल समझ में आएगा. फिर बाद में कपोत वर्णता. कपोत वर्णता मीन्स कबूतर के पक्षी के जैसे जो डार्क वॉयलेट कलर, ताल फर वर्ण बोला है तो डार्क वॉयलेट वर्ण आता है. कपोत वर्णता अल्पश्वेतु, स्लाइटली रेडिश कलर आता है. जहां हम अग्निकर्म करते हैं ना उसके स्लाइटली आजू बाजू में रेडिश कलर आता है. कपोत वर्णता अल्पश्वेतु वेदना, वेदना होती है. पेशेंट बोलता है दगदगा, चटका लग रहा है, दाग लग रहा है, गरम लग रहा है, ऐसा कुछ तो भी अंगार हो रही है ऐसा बोलता है. ये वही उसको वेदना बोलते. कपोत वर्णता अल्पश्वेतु वेदना, शुष्क संकोचित वर्णताच माउदक, उसका संकोच होता है और शुष्कता मीन्स बिल्कुल ड्राइनेस आता है, बिल्कुल वहां पे कुछ दिखता है, एकदम ड्राई दिखता है. ये लक्षण है कि समझ लेना कि हमने मांसगत अग्निकर्म किया हुआ है. ओके सर. सर अभी जैसे अभी अग्निकर्म जो है, अभी हम लोग को कोई पेशेंट है जैसे जिसमें हम लोग को 2-3 बार करना पड़ता है, किसी किसी में हम लोग को 1 बार करना पड़ता है, तो ये अंदाज हम लोग कैसे ले सकते हैं? नहीं, देखिए जैसे बोला है शास्त्रकारों ने कि अभ्यासात प्राप्यते दृष्टि कर्म सिद्धि प्रकाशन. जैसे जैसे मैं के अग्निकर्म पहले मुझे किसने ने अग्निकर्म, जैसे हमारे कॉलेज में एक बार माधव शास्त्री शेंडे आए थे, बस उन्होंने एक बार कदर दिखाया था, मुझे लगा भी नहीं कि इससे मैं अग्निकर्म सीखूंगा, वो देख लिया. फिर बाद में जैसे जैसे ग्रंथ पढ़ते गया वैसे वैसे मुझे वो स्किल आते गया. तो मैं पहले कदर में 10-10, 20-20 बार एक ही कदर पे अग्निकर्म करता था. फिर कभी 7 दिन के बाद, कभी 15 दिन के बाद में फिर सब पूछते थे सर एक ग्रंथ में संदर्भ कहाँ दिया है, कहाँ बोला है कि कितने दिन बाद करना है. तो कैसा है कि जैसे बोला है कि जहां व्रण ज्यादा होगा, कुछ तुमको दुष्टता दिख रही है जो अग्निकर्म से बढ़ सकता है, तो वहां नहीं करना है. तो फिर 7 दिन भी रुकता था, कभी 15 दिन भी रुकता था. सिर्फ इस बात पे फिक्स है कि अपुनरुद्भव अग्निकर्म, जहां अग्निकर्म, जिस डिसीज को अग्निकर्म करने से रिजल्ट मिलने वाला है, उपशय मिलने वाला है, वहां अग्निकर्म करने से पुनरुद्भव नहीं होता है. ये बात ध्यान में रखिए. अगर पुनरुद्भव होता है तो इसका मतलब 100% वैद्य से कुछ न कुछ गलतियां हुई. मैंने आज, हाँ प्रोसेस में मिस्टेक, मैंने आज तक 25,000 के ऊपर केसेस किए हैं. मैंने पहले बहुत बार एक ही पेशेंट के ऊपर बहुत बार अग्निकर्म किया है. बहुत रुग्ण को तकलीफ हुई है, लेकिन उस रुग्ण का मैं अभी भी इसके माध्यम से आभार मानता हूं कि उन्होंने मुझे बहुत सहकार्य किया. जो ग्रंथ में इसकी भी एक प्रचिति आती है कि चतुष्पाद अगर अच्छे रहे तो सही में हम कोई भी रुग्ण को उपशय दे सकते हैं. तो खैर, तो ऐसे 7 दिन या 15 दिन में अग्निकर्म करना है, फिर कितनी सेटिंग करना है. तो मैं सभी वैद्यों को बोलता हूं कि सेटिंग मत गिनो. 1 बार, 2 बार, 3 बार या 12 बार पूरा रिजल्ट नहीं मिलता है. जहां अग्निकर्म इंडिकेशन है, करना ही है, वहां अग्निकर्म से रिजल्ट मिलता नहीं, तब तक अग्निकर्म बार बार करना है. फिर वो गैप कितना देना है, तो थोड़ा सा सत्सद्विवेक बुद्धि का ये सोच है कि यहाँ ऊन हील हुई है क्या नहीं हुई है. जो पहला दग्ध किया था वो वहां की जो जख्म थी, जो दग्ध का व्रण था, वो पूरी तरह से हील हुआ है क्या, फिर हम वापस अग्निकर्म कर रहे हैं. इसलिए ऐसा ग्रंथकार ने ऐसा बोला नहीं कि 7 दिन में बात करना है, 15 दिन के बाद करना है, ऐसा कुछ. ओके सर, मतलब यहाँ पे जो अग्निकर्म का जो रिपीटेशन है, इसके लिए हम लोग को एक चीज नोट करना पड़ेगा कि उन हीलिंग हुआ है कि नहीं. अगर उन हील हो चुका है, फिर से अगर हम लोग को लगता है कि अग्निकर्म करना चाहिए तो ही करना है. ओके सर. हाँ 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 हाँ, यस यस यस, बराबर, एकदम बराबर. तो सर अभी क्योंकि और एक बात है कि नहीं, और एक बात है कि जैसे त्वंग मास सिरास में संदेश की स्थिति अत्युग्र ऊर्जा, जहां अत्युग्र ऊर्जा है वहां अग्निकर्म करना है. फिर मैंने अभी मूत्राशय के इसमें क्या है, रिनल कोलिक के पेशेंट में 1 बार किया, तुरंत उसको रिलीफ मिला 2 मिनट में. फिर तीसरे मिनट में वापस पेन्स होने लग गए. मैंने वापस वही अग्निकर्म किया, अंगुष्ठ के पास में विरुद्ध बाजू.
ऐसे 3 बार अग्निकर्म मेरे पास रिकॉर्ड है, मैं तुम बोलेंगे तो मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगा। तो फिर उसके बाद में उसको रिलीफ मिला है। तो एक 2-2 3-3 मिनट बाद अग्निकर्म किया है। और अत्तीव्र रुझा, उसमें तुम्हारा पेन और मेरा पेन सेम है, लेकिन आप हंस रहे, मैं रो रहा। तो जो रुझा है उस पेशेंट की, जो पहले रुझा थी, वो जो उसको सहन नहीं होती, वो अग्निकर्म से 100% उसको सहन होती है। तो 1 मिनट में या 2 मिनट में, 3-3 मिनट में अग्निकर्म किया हुआ। थैंक यू सर। अभी हम लोग थोड़ा सा अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अग्निकर्म के जो उपद्रव हैं, क्या कौन कौन से उसके उपद्रव हैं, या फिर जो उपद्रव अगर अग्निकर्म के टाइम आ जाता है तो उसको हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं उसमें हम लोग? देखो, उपद्रव यानी गलती को अपने शास्त्र में माफी नहीं है। बहुत अच्छा शास्त्र है अपना, बहुत अच्छा है। बिल्कुल गलती को माफी नहीं है ना। उपद्रव अगर होता है तो फिर उपद्रव की चिकित्सा सुश्रुत ने बोला है कि वो माउस निकल गया है, फिर उसको कट करो, ये करो। तो जैसे उन हीलिंग के लिए करते हैं वही करना है। वो व्रण धावन करना है, व्रण रोपण चिकित्सा, ये चिकित्सा करना है। अगर कुछ दिन के बाद में उसमें सेप्टिक वगैरह होता है, विद्रदी होती है, तो उसके वो व्रण की शुद्धि करके व्रण रोपण, व्रण का हीलिंग, ग्रहण कैसे हो अच्छा हील होने के लिए, उसके लिए जो चिकित्सा बोले, बहुत सी चिकित्सा बताई है ग्रंथकारों ने। एक कॉमन फॉर्मूला बोला है, मंजिष्ठा, रा, चंदन, घी वगैरह, ये सब है। तो कोई भी उसका, लेकिन अगर आप सम्यक दग्ध करते हैं तो कोई जरूरत नहीं रहती कोई चिकित्सा करने। सर मान लीजिए अगर किसी को हम लोग ने अग्निकर्म किया है, अगर कोई नया वैद्य है, वो अभी उतना स्किलफुल नहीं है, अगर उनसे अग्निकर्म करते टाइम थोड़ा सा जो जो स्पॉट जो पॉइंट है जहाँ पे हम लोग को अग्निकर्म करना है, अगर वो थोड़ा सा ज़्यादा जल जाता है, जिसकी वजह से अगर पेशेंट को ज़्यादा पेन हो रहा है, ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, तो इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं? विपरीत चिकित्सा, कुमारी घर, आइस पैक, बहुत सी चीज है जो स्पर्श को शीत है। जो हम कुछ गरम गरम खा लेते हैं, हाँ, जो डॉक्टर भी नहीं है तो वो कॉमन बात है, गरम गरम खाता है तुरंत ठंडा पानी पी लेता है। वैसे जो भी कर्म किया है उसके एकदम नॉर्मल चीज है। कुछ भी हुआ, अगर आपने उष्ण किया है वहां पे शीत करना है। फिर आइस हो, आइस रखना है। कुमारी घर है, कुमारी कोई स्वरस हो, वहां के वहां वो ठंडा हो तो वो भी डाल देते भी चलेगा। कुछ भी जो चीड़ है स्पर्श को, वो वहां हम रख सकते हैं वहां। और ग्रंथकार में बोला है, मंजिष्ठाम चंदनम मुरुआ पिष्टाम सर्पिर वापाचार, ऐसा वो भी बोला है। घृत का भी एक बोला है। शीत उपचार करना है, यानी डरना नहीं है। ठंडा आइस पैक तैयार रखना है, सबसे सस्ता और मस्त। यानी शतत धूप है, ये है, इतनी सोच करने से अच्छा थोड़ा सा यूज किया है। तो ये जो शीत है, आइस पैक, और मराठी में तुरटी बोलते हैं, सौराष्ट्रीय किटकवरी, ये पास में रखना है। ब्लीडिंग वगैरह हुआ, कॉटन पास में रखना है। चिल्ड वाटर, मुखगत रोगों के लिए चिल्ड वाटर तैयार रखना है। जेस्टमत पाउडर तैयार रखना है। लेकिन इजीली आइस पैक, चिल्ड वाटर, ये बहुत इजी। ओके सर। सर अभी एक चीज़ पूछना था, जैसे अभी हम लोग अग्निकर्म करते हैं, तो अग्निकर्म करने से पहले जिस जगह पे भी हम लोग को अग्निकर्म करना है, तो जैसे अभी मॉडर्न में अगर हम लोग देखते हैं तो कोई भी जगह पे अगर हम लोग को चाहे उनका ड्रेसिंग करना हो या फिर कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर करना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, उस पार्ट को एकदम स्टरलाइज करते हैं। सिंपल सा अगर हम लोगों को इंजेक्शन भी देना हो, आईएम भी देना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, उस पार्ट को स्टरलाइज करते हैं। तो अग्निकर्म में भी क्या हम लोगों को वैसा कुछ करना चाहिए? अग्नि सर कर्म एक से वो स्टरलाइज होता है। एक बात, यानी शलाका तो इतनी अग्नि तप्त होती है, लाल होती है। कौन से टेम्परेचर वगैरह, रेड हॉट, रेड हॉट है, उसको स्टरलाइजेशन का प्रॉब्लम नहीं। बात रही वहां की जो दृष्टि है, जिस स्पॉट पे हमको अग्निकर्म करना है, तो थोड़ा सा अगर मट्टी वगैरह कुछ दिख रहा है तो तुम सिंपली साफ करो उसको। फॉर एग्जाम्पल मैं कदर की बात करता हूँ, तो कदर में दिख रहा है पैर में मिट्टी, वो स्पॉट पे लगा हुआ, तो थोड़ा सा साफ करो, सादे पानी से साफ करो, कुछ प्रॉब्लम नहीं। क्यों? क्योंकि हम उसको अग्निकर्म करने वाले ना, अग्निकर्म से सभी दृष्टि को खत्म करने वाले, सभी दृष्टि को।
वो सब जल के खत्म होने वाला है वहां पे। ओके सर। अभी सर हम लोग जो अग्निकर्म के लिए जो हम लोग कहीं कहीं पे इडेबल जो लाइम यूज करते हैं तो इसका रोल क्या रहेगा सर वहाँ पे? हाँ, वो जो पान में खाते हैं वो इडेबल लाइम, यस वो इडेबल लाइम कभी भी ताजा होना। अभी कल परसों ही एक मुंबई के मैडम का फोन था कि ये जिसको मराठी में चूना बोलते हैं पान में खाने का, इडेबल लाइम, वो ही क्यों लगाना? तो वो ही नहीं, विपरीत कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अभी इडेबल लाइम क्यों लगाना है? इडेबल लाइम इसलिए लगाना है, इडेबल लाइम इज नथिंग बट क्षार, और क्षार ये स्पर्श को शीत है। ये शास्त्रोक्त लैंग्वेज में बात कर रहा हूं मैं। क्षार ये स्पर्श को शीत है, इसलिए हम वहां पे ये क्षार लगाते हैं, इडेबल लाइम जो क्षारी है एक तरह का। वो ज्यादा क्वांटिटी में लगाना है, इस वजह से वहां की उष्णता गायब हो जाती है और पेशेंट को तुरंत रिलीफ मिलता है। मॉडर्न इसमें क्या होता है कि तुमको कुछ भी अपने शास्त्रकारों ने बहुत अच्छा बोला है, विपरीत चिकित्सा बोल के ज्यादा लंबा काम नहीं है, लेकिन मैं अभी आपको उसकी बात समझाता हूँ। विपरीत मीन्स जो भी अपने उष्ण चिकित्सा की है ना, जो क्या है उससे डबल टिबल क्वांटिटी में जो भी शीत होगा वो यूज करना है। यानी वहां पे जो हीट, जो गर्मास है ना, वो जो कोल्ड है वो एब्जॉर्ब कर लेगा, है ना। वो एब्जॉर्ब करने की वजह से पेशेंट को तुरंत कूल डाउन होता है। यस सर। हाँ, हम लोग ने देखा भी है कि आप जब भी अग्निकर्म करते हो तो वहाँ पे जो हाँ, इडेबल लाइम है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में यूज करते हैं, राइट सर? क्वांटिटी में मैं सबको वही बोलता हूँ कि आप वो एडेबल लाइन ज्यादा इस्तेमाल करो, थोड़ा सा यूज नहीं करना, कम यूज करना गलत है। ओके सर। सर अभी जैसे अगर किसी को अग्निकर्म के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है या फिर उनको बहुत अच्छे से ज्ञान लेना है, किसी को ये पूरा बेसिक से सीखना है, तो उसके लिए अभी आपने तो जैसे बताया कि सुश्रुत संहिता में हम लोग वहाँ से देख सकते हैं। अगर हम लोग को पूरा एक्सट्रैक्ट चाहिए एक ही जगह पे, हर ग्रंथ का क्या क्या हर ग्रंथ में बताया गया है वो अगर एक ही जगह पे चाहिए, तो उसके लिए आप कौन सा बुक रिकमेंड करेंगे? नहीं, ऐसी तो बुक नहीं, अभी मैंने भी बुक लिखा है लेकिन उसमें भी मैंने दूसरे ग्रंथ के संदर्भ अभी तक दिए नहीं, क्योंकि वो इतना पूरी तरह से मेरी भी पढ़ाई नहीं है, लेकिन तो भी लिखने की एक चेष्टा की है। उसमें सभी ग्रंथ का संदर्भ मुझसे भी नहीं हुआ है, लेकिन वो फ्यूचर में वो कोशिश करूंगा। लेकिन कैसा है, अभी मैं सबको बोलता हूँ कि अग्निकर्म यानी कैसा है कि किसने सिखाया नहीं, सिर्फ एक बार देखा था माधव शास्त्री सेंडे सर से। लेकिन मैं सबको भी बोल रहा हूँ कि कैसा है, पढ़ना बहुत जरूरी है। तो मुझे नहीं समझता था, ग्रंथ सुश्रुत संहिता का 12वां अध्याय पढ़ा मैंने पहले। पहले दूसरे ग्रंथ कुछ भी नहीं पढ़े थे। फिर वो उसमें का कुछ भी वर्ड्स नहीं आता था ना, तो कोई झिझक न करते हुए मैं सीधा सीधा नरेंद्र गुजराती सर के साथ में जाता था, उनके पास जाता था, उसका मतलब पूछता था। फिर वो कुछ मतलब वो जो होगा, वो कैसे संधि है, कैसा संधि वो बोलते थे। फिर उस पे से फिर मैं वापस घर पे आता था, फिर उस श्लोक का अप्लाई पेशेंट पे करता। सर अभी अग्निकर्म के लिए आपका भी एक खुद का बुक अवेलेबल है, तो वो हाँ बुक हाँ, अगर उसके बारे में अगर किसी को लेना होगा तो कहाँ से वो अवेलेबल हो सकता है, स्टूडेंट्स को अगर चाहिए होगा तो? तो बस मेरा व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए, उनका एड्रेस दिया तो मैं बाय पोस्ट भेज सकता हूँ। तो हम लोग बात करते हैं किताब के बारे में। तो सर का एक किताब है प्रणोदय संग्रह। ये जो किताब है आप देख सकते हो कितना पतला है, ठीक है। इसमें पूरा अग्निकर्म के बारे में लिखा गया है। अब इसमें है क्या, मैं आपको थोड़ा सा एक शॉर्ट में बता देता हूँ। इसमें सबसे पहला पूरा अग्निकर्म का जहां पे भी रेफरेंस आया उस सबको यहाँ पे मेंशन करके इसको डिकोड किया गया है। मतलब जो जो ग्रंथ में अग्निकर्म आया है उसको अच्छे से सर ने क्या किया है, डिकोड किया है, ताकि आप लोग उसको अच्छे से समझ सको कि ग्रंथ में क्या बताना चाहता है, ठीक है। उसके बाद सर ने क्या किया है कि जहां पे भी जो भी डिजीज है उसमें हम लोग अग्निकर्म कैसे करेंगे, हमारा स्टेप क्या होना चाहिए, प्रिकॉशन क्या होना चाहिए, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होना चाहिए, उस सब चीज सर ने इसमें बताया है। इंडिकेशन क्या होगा वो भी सर ने बताया है। अगर अग्निकर्म करते करते कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाता है तो उस केस में हम लोग उसको कैसे मैनेज करेंगे वो भी सर ने इसमें बताया है। तो एक किताब मेरे ख्याल से अगर आपको अग्निकर्म करना है, उसमें मास्टर बनना है, तो आपको ये जरूर एक बार किताबें पढ़ना चाहिए। अब ये किताब मिलेगा कहाँ, तो ऐसे आप लोग देख सकते हो कितना पतला किताब है। इतना पतला किताब है कि आप लोग इसको 2-3 बार पढ़ सकते हो। वैसे किताब मिलेगा कहाँ, तो आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा, तो आप लोग उस पर कॉल कीजिए, उनसे बात कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि किताब कहाँ पे मिलेगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब।
अभी एक सवाल ये है कि स्टूडेंट्स का कि हम लोग अग्निकर्म सीखेंगे कहाँ। देखो, अब अग्निकर्म आपको सीखना कहाँ है, ऐसा तो होगा नहीं कि आपको कोई आपके घर पे आके सिखाएगा, इसके लिए आपको कहीं ना कहीं तो जाना ही पड़ेगा। तो इसके लिए मेरा एक सुझाव होगा कि आप लोग सर के पास जाइए जलगांव में और सीखिए। सर का मैं एड्रेस डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया हूँ, स्क्रीन पे भी आपको दिखता होगा। सर से कांटेक्ट कीजिए, सर आपको अग्निकर्म सिखाएंगे। सर बिना किसी चार्जेस के आपको अग्निकर्म सिखाएंगे। जी हाँ, ये सर पूरा काम फ्री में करते हैं, कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा आपका। आप वहाँ पे सर को कॉल कीजिए, सर आपको डेट बताएंगे, टाइमिंग बताएंगे, उस टाइम पे जाइए, सर आपको अग्निकर्म सिखाएंगे। मोस्टली फ्राइडे को सर अग्निकर्म सिखाते हैं और वहाँ पे आपको जाने के बाद खाने का इंतजाम भी खुद ही करते हैं। वो अपने स्टूडेंट्स का बहुत ध्यान रखते हैं कि उनको पता है कि बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, तो इसके लिए खाने का इंतजाम भी सर खुद करते हैं। आपको मॉर्निंग में सर के पास जाना है, खाना पीना आपका जो भी होगा सर के पास ही होगा। उसके बाद आपको अग्निकर्म का जो भी प्रोसीजर है सब सिखाया जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं लगेगा। अगर आपको सीखने के बाद आपको ऐसा लगता है कि आपको सलाका लेना चाहिए या फिर सलाका कहीं से बाय करना चाहिए, तो बहुत सारे अलग अलग लोग हैं जो सलाका सेल करते हैं, वहाँ से आप ले सकते हो। सर का खुद का भी मैन्युफैक्चरिंग है, सर के पास से भी आप सलाका ले सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि वीडियो देखने के बाद आपको अगर ऐसा लगता है कि मैं अग्निकर्म कर सकता हूँ, तो सर अगर आपको सलाका की जरूरत है तो सर के पास बहुत अलग अलग प्रकार के सलाका हैं जो आप अलग अलग केसेस में यूज कर सकते हो। तो उसके लिए भी एक डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दे रहा हूँ, आप उनसे बात कीजिए, आपको सलाका अवेलेबल हो जाएगा, आपको आपके एड्रेस पे कुरियर कर दिया जाएगा। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट सलाका है, इसको हम लोग कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं। आप जब भी सलाका बाय करोगे सर के पास से, जब भी सलाका लोगे आप, तो सर आपको एक ग्रुप में ऐड करेंगे जहाँ पे आपको बहुत सारे केसेस देखने को मिलेंगे, जिससे आप कैसे अग्निकर्म किया जाता है ये सीख सकते हो। ओके, तो मेरा सुझाव रहेगा कि आप सब लोग जाइए, एक बार सर से जरूर मिलिए, एक बार सीखिए कि अग्निकर्म कैसे किया जाता है। मैं खुद भी गया था सर के पास, आप लोग शायद देख भी सकते हो कि हमारा जो इंस्टाग्राम पे वहाँ पे आप देखने को मिल जाएगा कि मैं सर के पास गया था और सर ने मुझे मेरा हाथ पकड़ के बताया कि कैसे अग्निकर्म किया जाता है, किस प्रकार से करना चाहिए, ये सर ने मेरा हाथ पकड़ के बताया। तो आप लोग भी जाइए, सर आपको हर चीज़ गाइड करेंगे। तो ये सर का आप लोग बोल सकते हो एक बड़ा दिल है कि वो अग्निकर्म जो है उसको बहुत अच्छे से बहुत नेशनल लेवल पे स्प्रेड करना चाहते हैं, जिसके लिए वो स्टेप ले रहे हैं। अभी किसी को भी अगर अग्निकर्म सीखना होगा तो मैं आपको एक नंबर शेयर कर दूंगा, तो आप सर से सबसे पहले सर से एक बार अपॉइंटमेंट ले लीजिए, सर आपको बता देंगे। तो फ्राइडे को जाके आप सर के पास कभी भी सीख सकते हो, उससे पहले आपको एक कॉल करना होगा। और सर का एक ऐसा प्रथा है कि आप वहाँ पे जब जाते हो तो पूरी तरह से जो भी है वो सर देखते हैं, मतलब आपका खाना जो भी है वो सर अपनी तरफ से प्रोवाइड करते हैं, तो उसका कोई आपको खर्चा नहीं होगा। ये सर अभी कोई स्टूडेंट के लिए अगर कोई इतना बड़ा काम कर रहा है तो बहुत बड़ी बात है आज के तारीख में। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा आपने मार्गदर्शन दिया, आयो हम लोग को बहुत अच्छे से इससे समझ में आएगा।